की अवधारणाएं पढ़ रहे थे अब तक अपन, उसमें 3 अवधारणाएं अपन ने कंप्लीट कर ली थी। पहली अवधारणा क्या थी? पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहते थे कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, इसीलिए अपन उसको क्या कहते थे कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते थे कि भाई जो कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है वो बिजनेस उसको क्या करेगा, कमा के देगा। ठीक है, तो तभी वो क्या करता था, उसको कैपिटल को लायबिलिटी में दिखाता था, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। दूसरा अपनी जो थी वो थी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, नहीं दूसरी थी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि मुद्रा में मापने योग्य वस्तुओं को ही अपन क्या करते हैं, बुक्स में दिखाते हैं, उन्हीं का लेखा जोखा करते हैं। और जो भी एंट्री लेखा जोखा करते हैं वो मुद्रा में करते हैं, वैल्यू में करते हैं, ना कि उनकी क्वांटिटी में। कभी अपन ये नहीं करते कि मेरे पास 10 प्लॉट है या 10 हो गए, अपन 10 प्लॉट की वैल्यू लिखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 प्लॉट 10 करोड़ के हैं तो 10 करोड़ रुपए अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना कि 10 प्लॉट को लिखे हुए दिखाते। तो ये कहता था मुद्रा माप संबंधी अवधारणा है कि मुद्रा में जो मापनी है उसी को दिखाओ। हालांकि इसमें और डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आदमी की ईमानदारी, आपके वर्कर जो कि आपकी एसेट है, तो उनको क्या होता है कि अब धीरे धीरे इनको डेवलप कर रहे हैं और उनको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में इनको दिखाया जा रहा है। अगला था अपना निरंतरता की अवधारणा है। निरंतरता में यह था कि अपन ये मानते हैं कि बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कि अनंत काल तक चलता रहेगा जब तक कि कोई ऐसी घटना घटित नहीं है। जब अनंत काल तक चलता रहेगा तभी अपन उसमें क्या है, जो फिक्स एसेट्स अपन खरीदते हैं उनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उनको डिप्रिशिएट करते हैं आने वाले उनके उपयोगी जीवन साल तक, जब तक कि वो एसेट चलती रहती है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उनको क्या नहीं करते, फिक्स एसेट्स में नहीं दिखाते, उसी साल का खर्चा बुक करके खत्म कर देते। तो ये यहां तक मामला समझ में आ गया आपको। अब अगला है कॉन्सेप्ट अपना लागत की अवधारणा है। व्यवसाय की सततता या निरंतरता की अवधारणा पर आधारित लागत की अवधारणा इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि संपत्तियों को उनके मूल्य पर दिखलाया जाए। संपत्तियों को किस पे दिखाया जाए, उनके मूल्य पर दिखाया जाए जिन पर कि उन्हें क्रय किया गया है। कोई भी फिक्स एसेट्स है उनको किस पे दिखाया जाए, जिस वैल्यू पे उसको खरीदा है, क्रय किया है, ना कि उस वैल्यू पर कि जिसको आज उस मार्केट में बेच सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अपन क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स होती है, अपनी फिक्स एसेट्स होती है, तो उनको किस पे वैल्यू करते हैं, जितने पे खरीदा है उसी पे करते हैं। सपोज करो ये फोन है, तो इस फोन को मैं कितने पे वैल्यू करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा। अगर मैं फोन खरीदा तो एंट्री करूंगा फोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी होगा। अगर ऑनलाइन खरीदा है तो बैंक से खरीदा है तो बैंक। अगर सपोज करो ये फोन मेरा 20,000 का है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू क्या है, 20,000 है, तो 20,000 पे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि साल भर बाद में अगर मान लो इसकी वैल्यू घट के 15,000 हो गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको 15,000 का दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो इसकी वैल्यू पे किस पे दिखाया जाएगा, कॉस्ट पे दिखाया जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इसको, अगर ये फोन सपोज करो 10 साल तक चलता है तो एक साल में इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। तो इस साल 2,000 रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन बुक कर दूंगा और 18,000 रुपये ये मेरी बैलेंस शीट पे दिखाई जाएगी। तो इसका मतलब यह कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जो भी आप चीज खरीद रहे हो उनको किस पे वैल्यू करो, आप उनको वैल्यू करो आप कॉस्ट पे, कि उसकी क्या आपको लागत पड़ रही है, तो उस पे आपको वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको क्या है, जिस पर क्रय किया जाता है उस पर दिखलाया जाएगा। जब संपत्ति का लागत मूल्य दर्ज किया जाता है तो संपत्ति के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन को सामान्यतः लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। अगर ये सपोज करो ये फोन खरीदा है और 1 साल हो गया, 1 साल बाद में और इससे बढ़िया फोन आ गई तो इसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी रिवैल्यू करो, उसको कम वैल्यू पे दिखाओ। सामान्यतः नहीं किया जाता, एक्सेप्शनल केस में किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस केस में इनको दोबारा रिवैल्यू किया जाता है।
उदाहरणार्थ अगर कोई भूमि का एक टुकड़ा 50,000 में खरीदा है तो जिसका अंतिम खाते बनाते समय अगर बाजार मूल्य उसका 40 रुपए हो गया हो या 70,000 रुपए हो जाए तो भी वो बाजार मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा और उसको कितने पे दिखाया जाएगा, मात्र 50,000 पे दिखाया जाएगा। इस प्रकार लागत की अवधारणा के आधार पर चिट्ठा जिस समय तैयार किया जाता है संपत्ति कितने में बिक सकती है इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ईयर एंड पे, उस टाइम पे जो भी आपकी एसेट्स रहेगी उनको उस वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे एसेट्स को कि भाई आप 31 मार्च को इसको इस वैल्यू पे बेचा जा सकता है, जबकि उस वैल्यू पे दिखाओगे जिस पे आपने खरीदा है। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। लागत अवधारणा का यह आशय कि संपत्तियां हमेशा लागत पर ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। चिट्टे का मतलब होता है बैलेंस शीट, ध्यान रखना, आपको शायद चिट्टा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चिट्टे का मतलब होता है बैलेंस शीट। और जिन स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उन संपत्तियों की लागत प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास घटाकर अपलिखित मूल्य या पुस्तक मूल्य पर चिट्टे में दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 20,000 का फोन खरीदा और अगर ये फोन अगर 10 साल चलेगा तो एक साल में कितने का खर्चा डालेंगे अपन, 2,000 का। तो एक साल का अगर मान लो 20,000 का खरीदा तो इस साल का खर्चा 2,000 का डेप्रिसिएशन घटा दिए तो इस साल के अंत में ये कितने में आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 18,000। तो वो जरूर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 18,000 का फोन अगर 15,000 में हो गया तो इसको 15,000 पे दिखाएंगे। सामान्यतः नहीं किया जाता, कुछ केस में किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तरल संपत्तियां जैसे रोकड़, देनदार आदि की स्थिति में पुस्तक मूल्य और चालू मूल्य में कोई अंतर नहीं होता। अगर वही बात करें किसी को उधार माल बेचा है, अगर किसी को उधार माल कितने का बेचा है, 20,000 का बेचा है, तो अपन उससे कितना लेंगे, 20,000 ही लेंगे। अब उसका तो बाजार मूल्य अलग होगा नहीं, जितने का है उतने का ही है। वो बात अलग है कि वो 20,000 में 1,000 रुपये खा जाए अपने, तो उसको तो डेप्रिशिएट कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब उसका खर्चा बुक कर देंगे, डेप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। तो ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर। लागत की अवधारणा, स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य अवधारणा के आधार पर चिट्टे में बतलाने में चिट्टा सही आर्थिक स्थिति का दिग्दर्शन नहीं कर पाता। मतलब अगर अपन बैलेंस शीट में इनको कॉस्ट पे दिखा रहे हैं जितने की अपन ने खरीदी है, अब और आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्या ये अपन को सही आर्थिक स्थिति का पता लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे। क्यों? खर्चा भी काट दिया, फिर भी खर्चा तो काट रहे हैं ना, ये 2,000 रुपये काट तो दिए, ये 18,000 काट दिए, लेकिन फिर भी सही आर्थिक स्थिति का पता क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रख रहे अपन, कौन लागत पे ही है। सपोज करो जैसे मैंने एक लैंड खरीदी, लैंड का मतलब एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। जिस टाइम पे मैंने खरीदा था, सपोज करो मेरा बिजनेस 10 सालों से चल रहा है और 5 साल पहले कोई लैंड का टुकड़ा खरीदा था और उस 5 साल पहले उस लैंड का टुकड़े की वैल्यू थी 5 लाख रुपए। कितनी है? अब 5 साल हो गए, बैलेंस शीट में कितने का आएगा? जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, आपको पता हो तो। क्यों? क्योंकि जमीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है नॉर्मली, ये कहते हैं लोग, तो इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। अब 5 साल बाद में जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के 5 लाख की इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 लाख। लेकिन बैलेंस शीट भी आज भी कितने पे दिखा रहे हैं अपन? तो क्या सही आर्थिक स्थिति का पता लगा रहा है? भाई अपनी फिक्स एसेट्स 5 लाख पे आ रही है, जबकि अपनी है कितने की? 10 लाख की। तो ये लागत अवधारणा अगर फॉलो करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये क्या है कि सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाता, क्योंकि मुद्रास्फीति के युग में खरीदी गई संपत्ति के वास्तविक मूल्य में कालांतर में काफी वृद्धि हो जाती है। विनियोगकर्ता के दृष्टिकोण से यह अवधारणा भ्रामक है। अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या कोई इन्वेस्टर होगा तो वो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना उसको फॉलो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको इन्फ्लेशन को भी जोड़ेगा इसमें कि कितनी इसकी वैल्यू हो गई। जो फिक्स एसेट्स है उनको दोबारा रिवैल्यू करेगा, क्योंकि वह व्यवसाय के वर्तमान मूल्य के बारे में रुचि नहीं रखता है, न कि संपत्तियों के ऐतिहासिक मूल्य में। इसलिए अंशों के मूल्यांकन में संपत्तियों को वर्तमान बाजार मूल्य का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए किसी कंपनी के शेयर मार्केट की शेयर की वैल्यू निकालते हैं उसकी, तो उसको लागत या पुस्तक मूल्य पे ना लेके उनको दोबारा मेजर करते हैं बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू में। इसकी जो भी फिक्स एसेट्स है, कितनी उसकी बिल्डिंग है, कितनी उसकी फैक्ट्री है, उसकी वर्तमान बाजार मूल्य क्या है, उनको लेके फिर उसमें से लायबिलिटी लेस करके उसकी पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं।
वो कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे कभी। अतः व्यवहारिक दृष्टि से जब संपत्तियों के मूल्यों में परिवर्तन, भविष्य में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना हो तथा उसे प्रतिस्थापन पर अधिक मूल्य दिया जाना हो तो क्रय मूल्य तथा मूल लागत पर संपत्तियों को दिखलाना न्याय संगत नहीं होता। ऐसी स्थिति में लेखांकन करते समय भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि प्रैक्टिकल रूप में अकाउंटिंग के लिए तो अपन कॉस्ट में वैल्यू कर लेते हैं, कॉस्ट पे अकाउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी आज सपोज करो मेरे को इस धंधे को बेचना है, ठीक है, तो मेरे बैलेंस शीट में सपोज करो जैसे ये फर्नीचर 20,000 के मैंने खरीदे थे, 50,000 के मैंने कंप्यूटर खरीदे थे उस टाइम पे, तो मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी आ रही है आज? 70,000 रुपये बुक्स के हिसाब से। लेकिन ये जो फर्नीचर खरीदा आज के टाइम पे महंगा हो गया, कंप्यूटर खरीदे वो आज के टाइम पे महंगे हो गए, और सपोज करो इनकी वैल्यू 1 लाख हो गई। तो जो सामने खरीदने वाला है वो किस पे खरीदेगा? 70,000 पे खरीदेगा कि 1 लाख पे खरीदेगा? 70 में क्यों खरीदेगा भाई? उसकी वैल्यू अगर मैं भी बेचूंगा तो अगर 70,000 का मैंने खरीदा था, 1 लाख में बेचूंगा और वो सामने वाला भी 1 लाख में भी खरीदेगा, तो अपने को ठगा महसूस नहीं करेगा। तो ये है कि अगर किसी संपत्तियों को अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें लागत मूल्य पे ना देख के अपन देखते हैं कि आज की वैल्यू में उसकी क्या कंडीशन है, भूत में क्या थी, वर्तमान में क्या है, क्या नहीं। तो ये अवधारणा है कि लागत मूल्य पे ही करना है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक है जो मैंने आपको बता दिया। लागत अवधारणा में उपयुक्त कमियों के होते हुए भी लेखापाल अन्य की तुलना में इस अवधारणा को निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता देते हैं। अब इतने ड्रॉबैक, इतनी कमियां होने के बाद भी आप कॉस्ट पे इसको वैल्यू क्यों करते हैं, उसके कुछ तर्क है। चालू मूल्य या बाजार मूल्य या वसूली मूल्य विचारधारा में बहुत अधिक व्यक्तिपरकता का समावेश होता है। व्यक्तिपरकता का मतलब होता है बाइसनेस, पक्षपात। ठीक है, अगर किसी चीज को बाजार मूल्य के अगर ऊपर अपन रिकॉर्ड करेंगे तो मैं क्या करूंगा? पक्षपात करूंगा। सपोज करो मेरे को ये बिजनेस है, मैंने खरीदी कितने की? 20,000 का फर्नीचर, और मैं क्या बताऊंगा बुक्स में? अगर मैं इसको बाजार मूल्य पे, नहीं यार ये 20,000 का नहीं, ये 50,000 का है, तो मैं बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड कर लूंगा? 50,000। जबकि उसकी एक्चुअल में वैल्यू देखा जाए तो 30,000 ही। तो बाजार मूल्य का कोई वो नहीं है, और कोई इसकी फर्नीचर की वैल्यू कोई 30,000 लगा सकता है, कोई 35 लगा सकता है, कोई 50 लगा सकता है। तो कोई फिक्स है क्या? इसलिए ये फिक्स नहीं, इसलिए अपन तवज्जो देते हैं कि अपन इसको कॉस्ट पे ही मेजर करें। एक कारण तो ये। दूसरा कारण यह कि स्थायी संपत्तियां उत्पादन कार्य प्रयुक्त करने के लिए खरीदी जाती है, विक्रय करने के लिए नहीं। जो फिक्स एसेट्स अपन खरीदते हैं वो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी जाती है, ना कि बेचने के लिए। अगर बेचने के लिए खरीदो तो आप चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप इसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर लो। हाँ, बेचने खरीदे पे तो अपन पता रहेगा ना यार इतने पे बेच देंगे, हाँ सारा सब लेके चलते हैं। लेकिन ये संपत्तियां क्या है, अपन को सर्विस देने के लिए या उत्पादन के लिए खरीदते हैं, ना कि अपन बेचने के लिए। तो इसलिए इनको कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। दूसरा तर्क ये है। तीसरा तर्क यह है कि किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए प्रतिवर्ष संपत्तियों का बाजार मूल्य ज्ञात करना एक कठिन कार्य और समय बर्बाद करने वाला कार्य है। हर किसी चीज की अपन बाजार मूल्य नहीं कैलकुलेट कर सकते, और हर साल पे कैलकुलेट करो। वैसे हर साल देखोगे यार इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, हर साल देखोगे यार फर्नीचर अब कितने का हो गया होगा। पिछले साल 20,000 का था, इस साल यार बढ़ के 30,000 हो गया होगा। फिर अगले साल देख रहा हूँ कि यार इस साल 50,000 का हो गया होगा। तो हर बार जरूरी थोड़ी है कि आप सही वैल्यू करोगे, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उसका मार्केट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। जैसे कोई पेंटिंग हो गई, सपोज करो आपने पेंटिंग खरीदी 10 लाख की, आजकल पेंटिंग आती है, सुना होगा तो नाम आपने देखा ही होगा अखबारों में, कितने लाख की पेंटिंग। उसका कोई वैल्यू है क्या? कोई कुछ भी वैल्यू लगा देगा। और जैसे मोदी की कोट की किसी ने वैल्यू लगा दी, किसी ने करोड़ में खरीद लिया, और चाहे तो कोई लाख में ना खरीदे। तो इसलिए उनको कॉस्ट पे अपन मेजर करते हैं। लागत अवधारणा में वस्तुपरकता यानी कि मैंने बताया था पक्षपात और प्रमाणिकता की गुण है। वस्तुपरकता एवं प्रमाणीयता का गुण है, जबकि दूसरी विचारधारा में इसमें कमी है। वस्तुपरकता का मतलब पक्षपात नहीं होता, व्यक्तिपरकता का मतलब पक्षपात होता है, सब्जेक्टिविटी का। वस्तुपरकता मतलब कि जो है वैसी ही है, और जिसकी इसकी कॉस्ट है उतनी ही है। और प्रमाण भी होता है कि हाँ, इसका प्रमाण का क्या मतलब होता है, जितने भी आपने खरीदा है उसका बिल आपके पास होगा।
तो प्रमाणिकता और उसकी वस्तुपरकता का गुण होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, बाजार मूल्य पे उस पे नहीं होता। इसलिए अपन क्या करते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट अपन फॉलो करते हैं इतने सारी कमियां होते हुए भी। तो ये दो आप चार आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगला कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अपन किसी चीज को, एक चीज को डेबिट करते हैं तो दूसरी चीज को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? इसी की वजह से करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक चीज प्रभावित होती है तो वो दूसरी चीज को प्रभावित करती है। लेखांकन के व्यवसाय की प्रत्येक घटना दो खातों को प्रभावित करती है। चाहे कोई सी आप घटना कर लो, कोई सा ही आप ट्रांजेक्शन कर लो, दो खाते उसमें प्रभावित करेंगे। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है, सेम वैल्यू से। लेखांकन की दोहरा प्रणाली इसी अवधारणा पर आधारित है। दोनों पक्षों डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो आपकी अकाउंट्स में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी। यदि एक ही व्यवहार से अधिक खाते प्रभावित होते हैं तो भी डेबिट पक्ष के सभी खातों का योग क्रेडिट पक्ष के सभी खातों का योग बराबर होगा, जैसे कि मिश्रित प्रविष्टि में होता है। मिश्रित प्रविष्टि आप आगे देखें क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट होते हैं। ठीक, व्यवहार के प्रत्येक लेन देन में दो पक्षों का दावा होता है। दो पक्षों पर दावा तो आय का व्यय पर और व्यय का आय पर। इसी तरह संपत्तियों का दायित्व पर और दायित्वों का संपत्तियों पर दावा होता है। मतलब कोई एक चीज किसी के लिए आय है तो दूसरे के लिए खर्चा है, और कोई एक चीज किसी के लिए संपत्ति है तो दूसरे के लिए दायित्व। जैसे मैंने बिजनेस में क्या लगाई? कैपिटल लगाई। कैपिटल क्या लगाई? केस लेकर आए 10 लाख रुपए। 10 लाख का क्या लाया? केस लाया। तो केस एक तरीके से क्या है? असेट है। और दूसरी तरफ से मैंने 10 लाख केस लाए तो ये क्या हो गई? इसकी कैपिटल हो गई। मेरी तो कैपिटल हो गई, 10 लाख की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया तो कैपिटल क्या है? ये लायबिलिटी। तो असेट का किसके ऊपर दावा होता है? लायबिलिटी के ऊपर। और ऐसे इनकम का किसके ऊपर दावा होता है? खर्चे के ऊपर। कोई चीज आपने सेल करी, कितने की करी? 50,000 की। वो माल आप खरीदेंगे भी तो होगे, वो कितने का खरीदे आपने? 30,000। तो सेल के ऊपर दावा किसका हो गया? परचेज का। और ये जो 20,000 है ये आपका प्रॉफिट है, जो कि आपकी कैपिटल में जुड़ जाता है, वो क्या हो गई? लायबिलिटी होगी। प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, आपकी पूंजी वृद्धि होती है जब आपका प्रॉफिट जो होता है। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक कोई सा भी आप ट्रांजैक्शन ले लो, उससे दो चीजें प्रभावित, तो दो खाते प्रभावित होते। अब इसका समीकरण है कि लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, कि जितनी आपकी दायित्व होगा उतनी आपकी संपत्तियां होंगी हमेशा। अगर इन दोनों में मिसमैच है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, अगर कोई पूंजी से 10,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया तो केस अकाउंट डेबिट 10,000 और टू कैपिटल अकाउंट 10,000। तो 10,000 केस क्या है? आपकी असेट है, संपत्ति हो गई ना। और 10,000 आपने पूंजी लगाई है तो ये आपकी 10,000 है, तो व्यापार आपको क्या कहेगा? 10,000 कमा के देगा। आज भी अगर धंधा बंद करे तो व्यापार से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जो केस लगाया तो वो वापस ले जा सकते हो। इसलिए दो चीजें प्रभावित होती है। यदि सुरेश 5,000 रुपए का ऋण का व्यापार के लिए लेता है तो क्या होगा? असेट कितने की हो जाएगी भाई? 10,000 तो उसने पहले केस लगाया, 5,000 किसी से उधार ले लिया, तो 5,000 और केस आ गए ना। तो टोटल असेट कितने की हो गई? और इधर लायबिलिटी कितने की होगी? लायबिलिटी में एक तो हो गया कैपिटल, 10,000 की आपने थी, और 5,000 का लोन था, तो भी कितने का हो रहा है मामला? पूरा 15,000 का। तो 15,000 की एसेट है, 15,000 की लायबिलिटी आपकी। तो ऐसे हमेशा ये बराबर चलेगा। और प्रत्येक व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार सुरेश की पूंजी व्यवसाय के लिए क्या है? दायित्व है। सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट सुना था ना आपने, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो जो पूंजी लगाई है वो क्या है? उसके लिए, बिजनेस के लिए दायित्व है, वो भी लायबिलिटी है, उसको चुकाएगा। असेट बराबर इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन? उसके मालिक की लायबिलिटी, मालिक की पूंजी। एक्सटर्नल कौन? किसी बाहरी व्यक्ति से उधार दिया है वो।
तो ये हो गया असेट बराबर इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल को क्या कहते हैं? इक्विटी भी कहते हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल को क्या कहते हैं अपन? इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? और इसे ही लेखांकन का समीकरण भी कहते हैं। ये हमेशा टैली होगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार का दोहरा लेखा किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट में प्रत्येक व्यावसायिक संस्था जिसके पास संपत्तियां होती है उसी संस्था की देनदारियां यानी कि लायबिलिटी भी होती है। अर्थात उन संपत्तियां, उसकी संपत्तियां दायित्व से अधिक नहीं हो सकती कभी भी। आप किसी की एसेट से ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं हो सकती कभी भी किसी। आंतरिक दायित्व होते हैं और कुछ बाह्य दायित्व होते हैं। आंतरिक दायित्व खुद उसके मकान, उसके बिजनेस के मालिक के होते हैं, और बाह्य दायित्व किसके होते हैं? बाहरी व्यक्ति होते हैं जिससे किसी से आपने उधार लिया। आंतरिक दायित्व में वे सभी दायित्व शामिल होते हैं जो स्वयं के स्वामी को चुकाने होते हैं। जैसे मैंने आज इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो ये 10 लाख रुपए कौन चुकाएगा? बिजनेस मेरे को वापस चुकाएगा। तो ये जो मेरे मालिक की जो दायित्व होता है वो क्या होता है? आंतरिक दायित्व होता है। कोई बाहरी व्यक्ति को तो चुकाना नहीं है, आंतरिक व्यक्ति को होता है। बाह्य दायित्व वे सभी दायित्व शामिल किए जाते हैं जो व्यवसाय द्वारा अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य पक्षों को चुकाता है। इसीलिए स्वामी की पूंजी को अपन टेली में जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसको किस में दिखाते हैं? और बाकी अदर किसी से लेते हैं तो उसको या तो करंट लायबिलिटीज में, या लोन्स एंड एडवांस में, लोन लायबिलिटी या लोन लायबिलिटीज में दिखाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी तथ्यों को यदि समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसका निम्नलिखित स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। यही लेखांकन समीकरण कहलाता है। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटीज, बाह्य दायित्व प्लस आंतरिक दायित्व। ये सारा वही है और कुछ नहीं है। अगली कॉन्सेप्ट है आपकी आगम मान्यता यानी कि वसूली अवधारणा। कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन। कब आप किसी चीज को इनकम मानोगे? किसी को जैसे माल है, आपने माल बेचा, माल बेचने का मतलब ये कि ये माउस है। कस्टमर आया, बोले माया माउस दिखाओ, मैंने उसको माउस दे दिया। और या मान लो वो कहीं बाहर का है, जैसे जयपुर के बाहर का है, वो कहता है कि भाई साहब एक बार सैंपल देखो, अगर पसंद आ गया तो मैं ले लूंगा, नहीं पसंद आया तो मैं वापस कर दूंगा। तो अपन ने उसको पसंदगी के माल बेचा। इसको बोलते हैं पसंदगी के ऊपर माल भेजना, आप आगे पढ़ोगे। तो अपन ने माल भेज दिया उसके पास, तो इसका माल भेज दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अपनी सेल होगी। तो आप सेल कब बुक करोगे? सेल कब बुक करोगे? सेल को कब मानोगे कि हाँ भाई आपने सेल कर दी उसको? जब वो माल को पसंद कर लेगा और वो बोल देगा कि हाँ भाई साहब ओके है माल, मैं इसको ले लूंगा। तो ये आगम की अवधारणा या वसूली की अवधारणा यही कहती है कि आप किसी चीज को इनकम कब मानोगे, ये इसके बारे में नियम बताती है। आय संबंधी व्यवहार के बारे में लेखाकार के सामने कई समस्या आती है। एक महत्वपूर्ण समस्या यह होती है किसी विशिष्ट आय को किस स्थिति में यह मान लिया जाए कि वह व्यवसाय ने उसको अर्जित कर लिया है, यानी कि उसको कमा लिया है। अर्जित का मतलब है कि कमा लिया है। ठीक है, उदाहरणार्थ अगर माल की बिक्री के व्यवहार की स्थिति में निम्न 3 परिस्थितियों में किस स्थिति पर बिक्री को आय के रूप में पहचान कर लेखा में सम्मिलित किया जावे, वो आप डिपेंड करते हैं। ग्राहक का आपके पास ऑर्डर आ गया, तब सेल मान लोगे क्या आप उसको? ऑर्डर आया लेकिन अभी तक आपने माल दिया ही नहीं, तो तब भी आप सेल नहीं मानोगे। दूसरी स्थिति है कि ग्राहक को माल सुपुर्दगी किसी ग्राहक का ऑर्डर आया, ग्राहक को माल आपने दे दिया, तब सेल मानोगे, या ग्राहक ने आपको पेमेंट कर दिया तब सेल मानोगे? अब आप बताओ सेल कब मानोगे? लेकिन ये कि अपन सेल कर दिए, उसको पसंद सब आ गया, उसने ऑर्डर दे दिया सपोज करो, अब बताओ। अच्छा, और आपने माल दे दिया, सारा सब दे दिया,
फिर वही वही अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन हो रही है ना आपको, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक कि वो एक्सेप्ट ना कर लेना अपने माल को लेके, तब तक अपन सेल नहीं मानेंगे। जब माल उसके पास पहुंच गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई सारा सब ओके है, तब तक अपन सेल नहीं मानेंगे। पेमेंट को नहीं देखते, पेमेंट चाहे बाद में आ जाएगा, 10 दिन बाद में भी आ जाएगा, दिक्कत वाली बात। तो ये नियम यही कहता है कि आप किस टाइम पे किसी चीज को सेल मानो। सारा समझ में। नकद बिक्री की स्थिति में माल की सुपुर्दगी भुगतान और समय में अंतर न होने के कारण अगर आपने केस सेल करी है तो आगम उपार्जित अवधारणा की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आप कंफ्यूज ही नहीं हो गए अगर केस सेल कर दी तो। पैसे दिए, आपने सेल कर दिया, मामला खत्म, आप उसी टाइम पे सेल बुक कर। समस्या तब आती है जब मामला उधार का चलता है। इस संबंध में सामान्य परंपरा यह है कि लेकिन उधार बिक्री में ऐसी समस्याएं आम है। इस संबंध में सामान्य परंपरा है कि माल की सुपुर्दगी पर ही इसे बिक्री माना जाएगा। जब आपने माल उसको डिलीवर कर दिया, जाकर संस्था की आय उपार्जन का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार आगम निर्धारण की परंपरा में सामान्य रूप से आगम उस अवधि में प्राप्त मानी जाती है जब ग्राहक को मूल्य के बदले माल या सेवाएं दी जाती है। रेवेन्यू इज कंसिडर एज आर बीइंग रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच गुड्स और सर्विस आर बीइंग फर्निश्ड टू द कस्टमर। जब आपने गुड्स को या सर्विस जो भी है आपने कस्टमर को उपलब्ध करा दी या सुपुर्द कर दी, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर द केस, किसके लिए? नगद के बदले या सम अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। आरोन एंथनी साहब कहते हैं, कोई लेखक है आरोन एंथनी, अपने लेखापाल साहब है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति। वो ये कहते हैं कि किसी पीरियड में आप उसकी किसी को इनकम कब मानोगे? जब आपने कोई गुड्स या सर्विस आपने क्या कर दी, डिलीवर कर दी कस्टमर को। किसके बदले में? नगद के बदले में या कोई और दूसरा वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या हो सकता है? वस्तु के बदले वस्तु भी हो सकती है, कोई और भी चीजें हो सकती है। जैसे मैंने किसी से अकाउंटिंग कराई और मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो वो अकाउंटिंग के बदले में वो मेरे को फ्री में इलाज कर देता है, जरूरी थोड़ा ना नगद ही दिया हो। सर्विस के बदले दूसरी वैल्यूएबल उसने क्या दे दी? सर्विस दे दी। नींद क्यों आ रही है? नींद सी आ रही है लग रहा है। यद्यपि इस संबंध में लेखाकारों ने अनेक मतभेद है, किंतु लेखांकन की मूल अवधारणा की आगम तब उपार्जित मानी जाती है जब हमें यह प्राप्त हो जाता है। आगम तब मानी जाती है जब वो अपन को प्राप्त हो जाए। तो अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातें करते हैं। कोई तो कहता है कि भाई साहब आप सेल जब भी बुक करो जब आपके पास पैसे आ जाए। कोई ये कहता है कि आप सेल जब बुक करो जब आपने माल आपने कस्टमर को दे दिया। कोई ये कहता है कि भाई सब माल भी कस्टमर को दे दिया, सारा सब दे दिया, लेकिन कस्टमर ने पसंद नहीं आया तो वापस रिटर्न कर दिया है। तो आप उसका जब फाइनल हो जाए, जब उसका रिटर्न का पीरियड भी खत्म हो जाए, तब आप सेल बुक करो, जो कि आप मीशो में करते हो। सेल्स रिटर्न हो जाती है तो आप उसको उसमें जीएसटी में दिखाते हो क्या? नहीं दिखाते। तो अपन क्या करते हैं, जब बुक करते हैं जब कस्टमर को माल पसंद आ जाए, सारा सब कुछ काम हो जाए तब। अच्छा, तो इसका आज से उस स्थिति से जब माल और सेवाएं रोकड़ और अन्य मूल्यों के बदले ग्राहक को दी जाती है। सेवाओं की दृष्टि से आगम उस अवधि को मानी जाती है जिस अवधि में सेवाएं दी जाती है या जिस पीरियड में आपने सर्विस प्रोवाइड करा दी। भौतिक वस्तुओं के विषय में आगम उस समय उपार्जित मानी जाती है जब माल जहाज आदि पर लाद दिया जाता है अथवा माल सुपुर्दगी क्रेता व्यापारी को दे दी जाती है। एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट के केस में आप कब सेल मानोगे? जब आपने माल पैक वेक करके सारा आपका माल लोड होके जहाज में चला गया, तब आप उसको सेल मानो। भाई जहाज से तो वापस आने से एक्सपोर्ट कर दिए। हो सकता है बाई चांस केस में आ जाए तो आप सेल्स रिटर्न बुक कर लेना, लेकिन तब तक अपन मान लेते हैं कि माल अब पहुंच जाएगा, पैसे अपने पास आ गए, चाहे बाढ़ में जाए, माल पहुंचे ना पहुंचे, अपना काम हो गया। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं इस अवधारणा के। आगम उपार्जन की उपरोक्त सामान्य अवधारणा के निम्नलिखित अपवाद है। उत्पादन पूर्ण होते समय ही आगम को मान्यता। पहला, यदि क्रेता और विक्रेता के मध्य माल के विनिमय से पूर्व ही आगम वस्तुगत पूर्ण यानी कि ऑब्जेक्टिविटी निर्धारित किया जा सकता है तो इस पूर्व तिथि को ही आगम का उपार्जन मान लिया जाएगा। जैसे सोने की खानों में चूंकि सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्राय निश्चित होता है, इसलिए जितना सोना निकलता है तो उसका तय मूल्य उस लेखांकन वर्ष में आगम माना जाता है जिस वर्ष सोने का खनन किया जाता है, न कि बिक्री वाले वर्ष का। समझ रहे हो बात? नहीं समझ।
कुछ चीज में क्या होता है, आपका प्रोडक्शन पूरा हो गया तभी आप उसको क्या मान लोगे, इनकम मान लोगे या सेल मान लोगे। एक्चुअल में तब नहीं मानोगे जब वो वापस आपका बिक गया। जैसे क्या होता है, सोने की खदान होती है, तो सोने की खदान होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जितना आपका सोना निकलता है इस साल में, आपने निकाल लिया, जितना निकाला, अब उसकी क्या होती है, रेट फिक्स होती है गवर्नमेंट की। सोने की वैल्यू आपने देखा होगा, हर रोज अखबार में आती है, तो वो क्या होती है, उस दिन की वो रेट फिक्स होती है, उसी पे वो सोना बिकता है। तो अब सपोज करो मैंने इस साल 1000 किलो सोना निकाला खदान से, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो 1000 सोना निकाला ना, तो उसी को आप उसी साल में सेल मान लोगे। बाकी बात बाद में है कि आप 1000 किलो सोने को बेचोगे कब, उस चीज को नहीं देखते। तो कुछ इसके अपवाद है कि उत्पादन पूर्ण होते समय ही उसको क्या मान ली जाती है, इनकम मान ली जाती है। तो ये किसका अपवाद है, आगम अवधारणा के अपवाद है। दीर्घकालीन ठेकों के संबंध में उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व आगम को मान्यता। जो ठेके होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप देखते होंगे रोड पे, इन पे, तो इस पे इनकम कब मानते हैं अपन। जैसे सपोज करो मैं ठेकेदार हूं बहुत बड़ा, और मैंने एक ये पुलिया बनाने का ठेका ले लिया, और ठेका इस प्रकार का है कि ये 3 साल तक पुलिया बन के चुकेगी, तो मैं इसको सेल कब मानूंगा। उसी टाइम पे। हाँ, तो इस केस में अब क्या ये बोल सकते हैं क्या, नहीं मैं पूरे इस पुलिया को बनाऊंगा, पूरी पुलिया को बना के गवर्नमेंट को दे दूंगा, जब गवर्नमेंट मेरे को पैसे देगी तभी मैं उसको सेल बुक करूँ। काम जितना जितना होता जाएगा मैं बिल बना के उसको देता जाऊंगा, और जिस बिल का वो मान पेमेंट आता जाएगा उस हिसाब से, हाँ, तो उसको सेल बुक करूँ। ये राइट वाली बात। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे होता है ना, वैसे ही होता है कि इस केस में क्या होता है कि जितना आपने काम कर लिया उतना आप उसका सेल बुक कर दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सपोज करो 1 करोड़ की है, 50% 30% आपने पहले साल में काम कर लिया, 20% दूसरे साल में काम किया, और बाकी 50% आपने तीसरे साल में काम किया। तो इसका जो 1 करोड़ की वैल्यू है ना, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो इसका 30 लाख तो मैं पहले साल में इनकम बुक कर दूंगा, 20 लाख दूसरे साल में इनकम बुक कर दूंगा, और बाकी के 50 लाख तीसरे साल में इनकम बुक। ऐसे नहीं कि पूरा ही भाई 1 करोड़ का काम जब कंप्लीट होगा तब मैं बिल बुक करूं। दूसरे अपवाद क्या हो गया, दीर्घकालीन ठेकों के संबंध में। दीर्घकालीन ठेकों की स्थिति में बिक्री के आधार पर आगम का उपार्जन अवधारणा का अनुमान नहीं लगाया जाता है। यदि बड़े ठेके की स्थिति में आगम की प्राप्यता को परसंविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की अवधि तक स्थगित किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी राशि होगी। अगर अपन वो चीज फॉलो करते हैं जो कि कहता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, तो उस केस में पता है क्या होगा, आपने पहले साल कुछ नहीं कमाया, जबकि आपने काम खूब किया, दूसरे साल आपने कुछ नहीं कमाया, तीसरे साल आपने पूरा 1 करोड़ कमा लिया। ये गलत भ्रामक इंफॉर्मेशन हो गई ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट वाला करते हैं इसमें। क्योंकि इस साल क्या हुआ, खर्चा ही खर्चा हुआ, इनकम कुछ भी नहीं, इस साल क्या हुआ, खर्चा ही खर्चा हुआ, इनकम कुछ भी नहीं, और इस साल पूरा जो खर्चा थोड़ा सा हुआ, 50 लाख का करोड़ की इनकम होगी। इसलिए इसमें वो नहीं होता। जहां इन केस ऑफ द अनसर्टेन आप नहीं है, ये आय है, ठीक है। जहां आय की प्राप्ति अनिश्चित हो, कि आपको अनसर्टेन है कि पैसा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उस केस में आप इनकम कब मानोगे। अरे आपने किसी चीज को, कोई चीज बेची, किसी को उधार पैसे दिए, अब उधार ऐसे व्यक्ति को दे दिए, पता नहीं यार ये वापस देगा या नहीं देगा, तो उसके पैसे आपके पास आ जाएंगे, वो कब मानोगे आप, यार ये पैसे दे देगा। जिस दिन आपके पास वापस एक्चुअल में आ जाएंगे तभी मानोगे ना, यार भाई उसने पैसे दे दिए। तब तक तो नहीं मानो, क्योंकि आधा भरोसा है वो लेके भाग जाएगा या डूब जाएगा। उसी प्रकार इनकम के केस में किसी ने आपने मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को उधार माल में सेल कर दिया कि जहां भरोसा नहीं है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, इस केस में इनकम कब मानोगे आप, जब वो आपके पैसे आ जाएंगे। जब आपकी आगम यानी कि आय की प्राप्ति अनिश्चित हो तथा रकम प्राप्त होने में संदेह हो, तब ग्राहक को माल दिए जाने के बाद भी आगम उपार्जित नहीं मानी जाती, आप उसको सेल ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। ये कठिनाई विशेषकर किस्तों पर बिक्री करने वाले माल के संबंध में आती है, जो कि
कंपनियां जैसे हीरो की और ये गाड़ियां होती है ना, हीरो होंडा की, ये क्या है, किस्तों पे गाड़ियां बेचती है, फाइनेंस पे गाड़ियां बेचती है। तो ये इनकम कब मानते हैं, जब ग्राहक ने किस्त चुका दी तब। जैसे जैसे किस्त चुकती जाती है वैसे वैसे वो इनकम मानते जाते हैं। जब तक कि पूरी किस्तें कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक वो पूरी गाड़ी को सेल नहीं दिखाते। तो ये इसी का वजह से, इसलिए संपूर्ण किस्तें वसूल होने पर भी संपूर्ण आगम की प्राप्ति मानी जाती है। उदाहरणार्थ, अगर कोई माल जनवरी में निर्मित किया गया और उसकी 3 माह में भुगतान की प्राप्ति की अवधि है, मार्च में उसकी बिक्री हुई, जून में उसका भुगतान हुआ, यह आगम का उपार्जन जून में माना जाएगा, ना कि जब उसका भुगतान प्राप्त हुआ, ना कि उसका मार्च में। और उसमें से भविष्य में की जाने वाली मरम्मत की संभावित रकम कम कर दी जाएगी। और उसका फ्यूचर में अगर कोई उसको रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये कहता है आय की आपकी, ये तीसरा अपवाद है आपका, जहां अगर आपकी आय निश्चित नहीं हो, भरोसा नहीं है कि आपने जो पैसा दिया वो वापस आ जाएगा या नहीं, तो आप इनकम तभी बुक करो जब पैसा आ जाए। तीसरा आपका अपवाद है आय तथा व्ययों की मेल की अवधारणा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, लाभ आने का सही निर्धारण करने के लिए आय तथा व्यय का ठीक प्रकार से, अगला कॉन्सेप्ट आ गया अपने, ये अब अपवाद नहीं चल रहा, अगला कॉन्सेप्ट आ गया, आय तथा व्यय की मेल की अवधारणा। ये कहता है कि जिस साल में आप खर्चा बुक कर रहे हो उसी साल में आप इनकम भी बुक करो। ऐसे नहीं कि खर्चा एक साल में बुक कर रहे हो, इनकम अगले साल में बुक करो। बड़े कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या कर रहे थे अपन, प्रपोर्शनेट कर रहे थे ना, बड़ा खर्चा था, बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल तक चलता, तो इनकम भी अपन क्या कर रहे थे, 3 साल में प्रपोर्शनेट कर रहे थे, क्योंकि खर्चा आपका क्या हो रहा है 3 साल में जैसे जैसे हो रहा है। जैसे 30% खर्चा हुआ, सपोज करो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 1 करोड़ रुपए आपको कॉन्ट्रैक्ट के मिलेंगे, उसमें आपने मान लो 80 लाख का आपका खर्चा है, तो उसमें आपने 30% इस साल किया, 20% इस साल किया, और बाकी का कितना 50% अगले साल किया। तो खर्चा किस हिसाब से बुक होगा, 30% खर्चा अगर काम कर लिया तो 24 लाख तो आपका पहले साल में खर्चा बुक हो गया। 20% की बात करें तो 16 लाख आपका सेकेंड ईयर में, और बाकी का 40 लाख आपका थर्ड साल में। ये खर्चा बुक हो रहा है, ये क्या है खर्चा, क्या हो गया इनकम, खर्चा कितना हो गया 80 लाख का हो गया। ऐसे ही आप इनकम बुक कर रहे हो कि 30% काम हो गया 1 करोड़ का, 30 साल इस साल की इनकम, और 20 लाख इस साल की इनकम, 50 लाख इस साल की इनकम, टोटल कितने की हो गई 1 करोड़ की। तो मतलब जिस साल में आपने खर्चा बुक कर रहे हो उसी साल में आपको उसका इनकम बुक करनी है। और इसी प्रकार इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट सही सही दिखेगा। 30 में से 24 किया तो 6 लाख का प्रॉफिट यहाँ हुआ, और 20 में से 16 गया तो 4 लाख का यहाँ हुआ, और यहाँ 10 लाख का यहाँ हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया 20 लाख। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे खर्चा कर रहे हो उसी साल में उसका इनकम बुक होनी चाहिए। लाभ आने का सही निर्धारण के लिए आय व्यय का ठीक प्रकार से मिलान किया जाना आवश्यक है। उन सभी लागतों और व्यय को घटाया जाना चाहिए जो आय अर्जित करने के लिए की गई है। ये 30 लाख रुपए आपको आय इनकम अर्जित करने के लिए आपने खर्चा कितने का किया 24 लाख का, एक साल के उसमें 30 लाख की तो आप इनकम में दिखाओगे सेल, और 24 लाख का आपका खर्चे में दिखाओगे। कुछ वे ऐसे होते हैं जिनका लाभ 1 वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी आपको प्राप्त होगा। कुछ खर्चे आप बिजनेस में ऐसे करते हो जिसका पूरा लाभ आपको 1 साल में नहीं होता, अगले सालों में, अगले 5 साल 10 साल में प्राप्त होता है। तो चालू वर्ष की आय में से व्यय का केवल वही भाग घटाया जाएगा जो उस वर्ष से संबंधित है, बाकी खर्चे को आगे क्या कर दिया जाएगा, डेफर कर दिया जाएगा, अगले सालों में ले जाया जाएगा जिस वर्ष में इसका लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई आय अग्रिम प्राप्त होती है तो किसी से आपकी इनकम जो एडवांस में प्राप्त होती है, जबकि उसे अर्जित करने का कोई कार्य अगले वर्ष होगा, कमाई अगले साल होगी। जैसे मान लो मैं किसी को क्या दे रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, आपको 12th की बीकॉम की बुक्स पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम की पढ़ा रहा हूँ, और आपकी एग्जाम करो सपोज करो जून में लगेगी, ठीक है, जून 2024 में लगेगी एग्जाम। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, और आपने मेरे को फीस दी बीकॉम की पढ़ाने की, सपोज करो अक्टूबर से 3 और 3 6,
6 महीने की फीस दी मेरे को, अक्टूबर से दिसंबर, वो नहीं, मैं पूरा आपको पूरा 1 साल पढ़ाऊंगा। सपोज करो जून में नहीं है, अगले अक्टूबर में आपकी एग्जाम है, जून में मत मानो। और आपने मेरे को फीस कितनी दी, 12,000 रुपये, पूरी की पूरी एक साथ दे दी मैंने। जब आपने एडमिशन लिया तभी मैंने आपसे 12,000 रुपये ले लिए। तो क्या ये 12,000 रुपये मैंने आज ले लिए तो इसका मतलब ये है कि आज ही कमा लिया? नहीं, मैं पूरे 12 महीने आपको पढ़ाऊंगा, तब कमाई हुई मानी जाएगी ना मेरी। महीने के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में यही कह रहा है कि आप आए उस टाइम पे मानो जब आपने वो सर्विस परफॉर्म कर दी, या जब आपने उसको इनकम प्राप्त करने के लिए होगी। 12,000 तो मेरे पास आज आ गए, अगर आज ही मैं इसको सेल बुक कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये कि आने वाले महीनों में मैं कुछ नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जिस महीने पढ़ाता जाऊंगा उस महीने उसकी इनकम बुक होती जाएगी। तो अक्टूबर से लेके अब मार्च मेरा क्लोज होगा, मार्च में क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा। तो मार्च में ये इस साल की इनकम में मैं मात्र 6,000 रुपये दिखाऊंगा, 6 महीने की इनकम। बाकी की ये जो 6,000 है वो अगले साल की इनकम में दिखाऊंगा। ये कौन कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान के उदाहरण। जबकि उसे अर्जित करने का कार्य बिक्री आदि अगले वर्ष होगा, तो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं समझा जाता। इसी प्रकार जिस समय अवधि में व्यय होता है वे भी उसी अवधि में ली जानी चाहिए। अतः सही मिलान, करेक्ट मैचिंग के पश्चात ही सही लाभ का निर्धारण हो। जैसे मैंने ये नेट का डिस्चार्ज कराया, पूरे 12 महीने का एक साथ करा लिया, 6,000 का है, एक महीने का मैं 500 रुपये बुक करूँगा। और ऐसे अगर मार्च के होते होते अगर मान लो 8 महीने में होते तो 5 अंटे 40, 4,000 इस साल का खर्चा होगा, बाकी का 2,000 अगले साल का खर्चा होगा, ना कि पूरा का पूरा 6,000 इसमें करूँ। तो ऐसे ही इनकम और खर्चों के इस हिसाब से चलता है मामला। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगला है उपार्जन कॉन्सेप्ट, एक्रूरल। आय और व्यय की मध्य लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाती है जब वो देय हो जाती है। आय और व्यय के जो खर्चे हैं वो उस समय लिखी जाती है जब वो एक्चुअल में ड्यू होती है। यदि कोई व्यय चालू वर्ष का है तो चाहे वह नगद में नहीं चुकाया हो तो लाभानी निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा। कोई खर्चा, जैसे इस बिल्डिंग का रेंट है, हर महीने रेंट का है इसका 18,000 रुपये, ठीक है, 18,000 रुपये है और महीना खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका खर्चा 18,000 रुपये हो गया। वो बात अलग है कि मैं आज 18,000 रुपये मकान मालिक को नहीं दे रहा, 6 महीने बाद दूंगा, पर मेरे इस महीने के खर्चे में 18,000 रुपये शामिल हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे करते करते पूरी मार्च आ गई और हर महीने का किराया 18,000 है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है और 6 महीने हो गए। 18,000 गुणा 6 कितने रुपए हो गए? 1,08,000 रुपये हो गए। ये 1,08,000 रुपये मैंने मकान मालिक को चुका दिए क्या? अभी तक तो नहीं चुकाया मैंने। 6 महीने तक मैंने रेंट बकाया रखा, चुकाया नहीं, मकान मालिक को लेके बैठ गया, बोले साहब देंगे अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। अब मैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्या ये 1,08,000 रुपये इस साल के खर्चे में डालूंगा क्या? क्यों नहीं डालोगे? हाँ, तो 6 महीने का है, पर प्रॉफिट और लॉस तो इस साल का पूरा निकाल रहा हूँ ना। 6 महीने तक के खर्चे तो मैं, हाँ, अरे मैंने तो चुकाया कुछ भी नहीं है मकान मालिक को अभी तक। खर्चा तो ड्यू हो रहा है, हर महीने की महीने किराया ड्यू हो रहा है, लेकिन मकान मालिक को चुकाया नहीं है। 1,08,000 रुपये हो गए ऐसे उधारी करते करते। 1,08,000 रुपये चुकाए नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप खर्चा बुक नहीं करोगे। चुकाया नहीं, चुकाने तो पड़ेंगे ना, चाहे अगले साल चुकाने पड़े, लेकिन खर्चा तो इस साल का है, तो खर्चा इसी साल में बुक करो जिस साल में वो क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, ना कि जिस साल में आपने पेमेंट किया। समझ रहे बात को? कि उस साल में बुक नहीं करना जिस साल में आपने पेमेंट किया, उस साल में बुक करो कि जिस ईमानदारी से आपको किस टाइम पे आपको उसको देना था, उस साल में आप बुक करो। तो ये कहता है कौन सा, उपार्जन की अवधारणा। ऐसे ही इनकम की बात है,
अगर आपने किसी से कोई ब्याज लेना है, जैसे अपना बैंक में ब्याज मिलता है अपन को, बैंक में कब मिलता है किसी किसी केस में, जून के महीने में और दिसंबर के महीने में मिलता है। साल में 2 बार ही मिलता है शायद, कुछ होता है उनका, या तो जून में मिलता है या दिसंबर में मिलता है, मार्च में नहीं मिलता 31 मार्च को। अब दिसंबर में ब्याज मिल गया, अब लेकिन दिसंबर के बाद अगला ब्याज कब मिलेगा आपको, जून में मिलेगा डायरेक्ट। मार्च में आपने क्या कर रहे हो, इधर ऐसे दिखाता हूँ इसको। ये अपना 31 मार्च है, ठीक है। ये अपना 31 दिसंबर है। अगला ब्याज आपको कब मिलेगा, 1 जून को। आपको अब तक ब्याज कितना मिल गया, यहां तक मिल गया, ठीक है। यहां तक का ब्याज आपको मिला नहीं ना, अभी तक नहीं मिला ना। कब मिलेगा, 1 जून को मिलेगा अभी तक। लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ कहाँ बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बना रहे हो। यहाँ पे बना रहे हो तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का ब्याज आपने क्या कर लिया, कमा तो लिया, लेकिन बैंक ने आपको दिया नहीं। कमा लिया ना, तो इस ये जो 3 महीने का ब्याज है ना, वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। चाहे मिला नहीं वो बात अलग है, जब मिलेगा तब अपन उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। लेकिन ये 3 महीने का ब्याज है ना, उसी साल के प्रॉफिट में आएगा, ना कि अगले साल में जब मिलेगा। तो ये आपको उपार्जन की अवधारणा है, ये चीज कहती है। समझ में आ रही बात कि आय और व्यय की मदे लेखा पुस्तकों में उस समय लिखी जाती है जब वो देय हो जाती है, यानी कि आपने से एक्रू हो जाती है। यदि कोई व्यय चालू वर्ष का है तो चाहे वह नगद में नहीं चुकाया गया हो तो लाभ हानि निर्धारण के लिए विचार में लिया जाएगा। चाहे आपने नगद में पेमेंट नहीं किया, जैसे कि रेंट के केस में नहीं किया, तो भी कोई बात नहीं, आपको चालू वर्ष में उसको खर्चा दिखाएंगे। किंतु यदि कोई व्यय आगे के वर्ष से संबंधित है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन सा, मेरे राउटर का इंटरनेट का खर्चा मैंने आने वाले पूरे साल के लिए एक साथ ही रिचार्ज करा लिया, तो जितना इस साल में काम आएगा उतना खर्चा इस साल का बुक करूंगा, बाकी बचा हुआ अगले साल में लेके जाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया। यही बात आय के संबंध में लागू होती है कि लेखा नगद आधार पर नहीं किया जाके बल्कि उपार्जन का आधार एक्रूअल बेसिस पर किया जाता है। अंतिम खातों में समायोजन इसी अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। जब फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो तो आपको इनकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, तो क्या एंट्री होती है वो हम आगे देखें। एक होता है लेखा अवधि की अवधारणा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि आप जो अकाउंटिंग बनाओगे, अकाउंट्स बनाओगे, वो एक ईयर एंड पे आप उसका प्रॉफिट निकालोगे, और वो प्रॉफिट या पीरियड क्या होगा वो ये बताता है। चालू व्यापार अवधारणा के अनुसार तो व्यवसाय का जीवन क्या होता है, अनंत अवधि तक मानकर लेखे किए जाते हैं। लेकिन यदि इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात किया जाए तो व्यापार का शुद्ध लाभ केवल उसके समापन के समय ही ज्ञात हो सकता है। भाई अपन क्या माने थे कि व्यवसाय क्या चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, और अपन तब तक क्या करें कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब ही नहीं लगाएं। भाई जब माल बिजनेस खत्म करेंगे तब अपन प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, समापन पे ही ज्ञात हो पाएगा, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक पीरियड लगा लेते हैं कि हर साल के साल, हर 6 महीने की 6 महीने, हर 3 महीने की 3 महीने अपन क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, अंतिम लेखे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और अपन पता करेंगे कि कितना अपन को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह कि व्यवसाय में केवल उसके मालिक का ही हित नहीं होता, अन्य पक्षकार भी होते हैं, जिसमें उसके मैनेजर भी होते हैं, डिबेंचर भी होते हैं, ऋणदाता, कर्मचारी भी होते हैं, सरकार आदि, जो उनमें रुचि रखते हैं, और वो हमेशा इस तथ्य से भिन्न विज्ञ रहना चाहता है कि क्या प्रॉफिट कमा रहा है, क्या प्रॉफिट नहीं कमा रहा, कि व्यवसाय लाभ पे चल रहा है या हानि पे चल रहा है। लाभ पे चल रहा है तो आपके जो जिससे आप माल खरीदते हो वो आपको उधार दे देगा, अगर लॉस पे चल रहा है तो उधार देना आपको बंद कर देगा। इसलिए हर साल प्रॉफिट निकालना जरूरी है। कि व्यवसाय लाभ पे चल रहा है, हानि पे चल रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, भिन्न भिन्न पक्ष भिन्न भिन्न प्रकार से निर्णय ले सके। यदि लाभ हानि का ज्ञान व्यापार के समापन पर ही हो तो व्यवसाय में सुधार के लिए सुझाव भी महत्वहीन होगा। अतः लाभ हानि खाता ज्ञात करने के लिए समय समय पर व्यवसाय की प्रगति गतिविधि की जानकारी के लेखापाल द्वारा एक अवधि निश्चित कर ली जाती है, जैसे कि 12 महीने नॉर्मली क्या होती है, 12 महीने की होती है। ये लेखावधि वह समावधि होती है जिसके अंत में वर्ष भर में किए गए व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है।
लाभ हानि खाते से आपको लाभ पता लगता है, कितना लाभ कमाया, और चिट्टे से आपको आर्थिक स्थिति का पता लगता है, जिससे कि पिछले विवरणों के पश्चात कार्यकलापों तथा साधन में किए हुए प्रवृत्तियों को दिखाया जाता है। इस लेखा अवधि का प्रारंभ किसी भी समय किसी भी दिन से किया जाता है। ऐसे जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल से आप अपना बिजनेस को शुरू करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप किसी भी टाइम पे किसी भी अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में आपको 1 अप्रैल से करना होता है। कुछ नियम कुछ कानून अलग होते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग पीरियड अलग होता है। जैसे आरबीआई के केस में क्या होता है, आरबीआई का जो खाता चलता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का चलता है। स्पेशल नियम क्या रखा है आईबीआर रिजर्व में। बाकी जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है उनका 1/4 से कितने तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। व्यापार की प्रकृति, आकार आदि को ध्यान में रखकर अवधि कैलेंडर वर्ष दीपावली से दीपावली, दशहरा से दशहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन आजकल सरकारी वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च को ही लेखा वर्ष के रूप में चुना जाने लगा है। जो अपने अब आज भी व्यापारी जो अपने होते हैं परचूनी वाले, वो पुराने अगर जो महाजन लोग होते हैं तो वो आज भी दिवाली से दिवाली हिसाब करते हैं, आपको पता हो तो। कोई दशहरा से दशहरा करता है, कोई अप्रैल से दिसंबर करता है, कोई अप्रैल से मार्च करता है, कोई कैसे करता है, अपने अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं। लेकिन सरकारी वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, अप्रैल से लेकर मार्च को ही शुरू करता है। तो ये अपनी सारी क्या हो गई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे लेखांकन की परंपराएं क्या क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं।